नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो दोस्तों, बिहार की सत्ता में चालाकी से किए गए उलटफेर के बीच राहुल गांधी न्याय यात्रा लेकर आज किशनगंज पहुंचे। किशनगंज बिहार के सीमांचल क्षेत्र में आता है। पूर्वोत्तर से लेकर पश्चिम बंगाल तक 6 राज्यों में अब तक राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को जिस तरह का जन समर्थन मिला है, वैसी ही उम्मीद बिहार में भी मिलने की थी। और आज का माहौल देखकर ऐसा ही लगा कि यहां के लोग यानी बिहार के लोग राहुल गांधी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। बिहार पहुंचकर क्या कुछ कहा है राहुल गांधी ने, आइए पहले उसको सुन लेते हैं, फिर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। राहुल गांधी बिहार पहुंचते ही सीधे बहुत सारी बातें, लेकिन सीधे भाजपा पर हमलावर थे। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। यात्रा में हम लाखों लोगों से मिले। सेल्फी का जमाना है तो हजारों लोगों के साथ सेल्फी हुई। 7 घंटे हम चलते थे। किसानों से, मजदूरों से, स्टूडेंट से, माताओं बहनों से बातचीत होती थी। उनके दिल में जो दर्द था, जो कठिनाइयां थी, वो हमें बताते थे। और शाम को 15 मिनट 20 मिनट के लिए हम अपनी बात रखते थे। और हिंदुस्तान की राजनीति पर यात्रा का बहुत बड़ा असर पड़ा। एक विचारधारा जो बीजेपी देश के सामने रोज रखती है, नफरत, हिंसा, उसके खिलाफ एक और नया विजन, एक नई विचारधारा खड़ी हुई, मोहब्बत की। आप जानते हो, नफरत को नफरत नहीं काट सकती। जितनी भी कोशिश कर लो, नफरत को नफरत नहीं काट सकता है। नफरत को सिर्फ मोहब्बत और प्यार काट सकते हैं। तो जिस तरफ वो नफरत की बात करते हैं, देश को बांटने की बात करते हैं, दूसरे तरफ हम मोहब्बत, इज्जत, भाईचारे की बात करते हैं। तो एक तरफ नफरत और दूसरी तरफ मोहब्बत और भाईचारे की बात यहां राहुल गांधी कह रहे थे। राहुल गांधी ने नीतीश कुमार पर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन ये बात किसी से छिपी नहीं है कि नीतीश कुमार ने सत्ता में पलटी मारने का जो खेल इस बार खेला है, उसके पीछे राहुल गांधी का ही डर नजर आ रहा है। हालांकि राहुल गांधी को रोकने के चक्कर में नीतीश ने शायद इस बार अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार ली है। बीजेपी ने तो सत्ता में आने का अपना मकसद नीतीश के जरिए पूरा कर लिया है, क्योंकि लोकसभा चुनावों के पहले पुलिस और प्रशासन पर नियंत्रण के लिए जरूरी था कि बीजेपी बिहार में सत्ता में आए, वरना उसे बिहार में नुकसान हो सकता था। इस तरह बीजेपी को तो सत्ता में आने का फायदा हो सकता है, मगर नीतीश कुमार को 9वीं बार मुख्यमंत्री बनने के बाद शायद 10वीं बार यह मौका न मिले, और यह भी हो सकता है कि अब उनकी पार्टी का अस्तित्व ही दांव पर लग जाए। पाला बदलने के पीछे नीतीश ने जो भी बहाने बनाए हों, लेकिन माना यही जा रहा है कि इंडिया की मजबूती और राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता से नीतीश खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे थे, और इसीलिए उन्होंने इंडिया को कमजोर करना चाहा है। मगर इस चक्कर में अपनी पार्टी का भविष्य उन्होंने दांव पर लगा दिया। तेजस्वी यादव ने कहा ही है कि अब जेडीयू नहीं बचेगी। कल आपने सुना था तेजस्वी यादव जब नीतीश कुमार पहले मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते हैं, महागठबंधन को छोड़ते हैं, और शाम को 5 बजते बजते वो फिर से मुख्यमंत्री बन जाते हैं। इस बीच तेजस्वी यादव ने जो बयान दिए, बहुत महत्वपूर्ण बयान है। उनका कहना है कि पिक्चर अभी बाकी है। सुन लीजिए जरा तेजस्वी यादव को। पूरी तरीके से हम यही कहना चाहते हैं कि खेला अभी शुरू हुआ है, अभी बाकी है। अभी तो सारी चीजें हैं ना, तो हम क्या नीति बना रहे हैं, हम अपने पत्ते नहीं खोलना चाहते। पूरी तरीके से हम अपने पत्ते नहीं खोलेंगे कि आगे हम क्या करने जा रहे हैं। क्या नए सत्र में आप लोग कुछ अब हमको कुछ बोलना ही नहीं, इसमें हम पत्ते खोलेंगे ही नहीं। तो हम तो
पूरी तरीके से इतना ही कहना चाहते हैं कि हम जो कहते हैं वो करके दिखाएंगे। पिछले 30 जनवरी कबूल है, लेकिन अब बीजेपी के साथ जाना क्या क्या नहीं बोला था, छोड़िए ना। तो देख रहे थे आप, सुन रहे थे तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव ठेठ लालू यादव के अंदाज में, अपने पिता के अंदाज में अब बयान देने लगे हैं। बिहार में बीजेपी के रथ को रोकने की हिम्मत लालू यादव ने ही दिखाई थी, आपको याद होगा। और अभी उम्र के 8वें दशक में भी लालू जी बीजेपी को चुनौती दे रहे हैं, इसीलिए बीजेपी सरकार में उन पर ईडी का जोर आजमाया जा रहा है। आज ही लालू यादव की पेशी थी, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि बीजेपी ऑपरेशन लोटस के बाद अब ऑपरेशन ईडी चला रही है। इधर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के ऊपर भी ईडी की तलवार लटका दी गई है। झारखंड की भी सत्ता से बीजेपी को कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के गठबंधन ने बाहर कर दिया था, आपको याद होगा। और लिहाजा बीजेपी अब जांच एजेंसियों को औजार बनाकर अपने विरोधियों से लड़ने उतरी है। ये सारे चुनावी हथकंडे अब जनता को भी समझ आ रहे हैं और चुनाव का वक्त आएगा तो जनता अपने तरीके से जवाब दे सकती है। लेकिन उससे पहले इंडिया गठबंधन के दल अपनी एकजुटता दिखा रहे हैं। नीतीश प्रकरण के बाद अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, शरद पवार, संजय राउत, इन तमाम नेताओं के बयान बता रहे हैं कि उन्हें बीजेपी के इस खेल का अंदाजा था। आश्चर्य इसी बात का है कि क्या नीतीश इस बात को नहीं समझ पाए कि बीजेपी धीरे धीरे करके अपने सहयोगियों को खत्म कर देती है। पंजाब में अकाली दल को आप देख लीजिए, महाराष्ट्र में शिवसेना इसके बड़े उदाहरण हैं, और ये उधर गोवा चले जाइए आप, जितने भी छोटे दलों के साथ बीजेपी ने पैक्ट करके, गठबंधन करके पहले चुनाव जीतकर सत्ता की दहलीज तक पहुंचकर अपनी रोटियां सेकने की कोशिश की या रोटियां सेकी, बीजेपी ने उन दलों को बीजेपी छोटा करती गई। और उसमें ये तमाम दल उदाहरण के रूप में आपके सामने पेश कर रहा हूं। क्या नीतीश कुमार इस बात को नहीं समझ रहे हैं? क्या नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू खत्म होने की कगार पर नहीं है? खैर, नीतीश कुमार तो थोड़े समय की सत्ता के लिए अपना बड़ा नुकसान कर बैठे हैं दोस्तों। और इधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी आज ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में अपने कार्यकर्ताओं को देश को होने वाले भावी नुकसान से आगाह करा दिया है। खड़गे ने बता दिया है कि यह आखिरी मौका है जब लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होंगे। इसके बाद शायद रूस की तर्ज पर अपने देश में चुनाव हो, जैसा पुतिन वहां करवाते हैं। आइए सुन लेते हैं चुनाव के बारे में क्या कुछ कह रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कांग्रेस के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे। सुनिए। आपको और एक बात कहता हूं, ये आखिरी चुनाव है। मोदी अगर फिर से आए तो नई चुनाव होंगे, नहीं करने देगा और डिक्टेटरशिप आएगी। तुम मानो या न मानो, अभी भी देख रहे हैं आप। परसों ही हमारे पास के एक नेता को उधर लेके गए, इंडिया का गठबंधन का, कौन है? देखो, एक एक को नोटिस देना, डराना, धमकाना, उसकी दोस्ती अगर नहीं छोड़ेंगे फिर हम देख लेंगे। डर के कोई दोस्ती छोड़ रहा है, कोई पार्टी छोड़ रहा है, कोई गठबंधन छोड़ रहा है। अरे इतने डरपोक लोग अगर रहे तो क्या यह मुल्क बचेगा? क्या यह संविधान बचेगा? क्या यह डेमोक्रेसी बचेगी? इसीलिए ये आखिरी चांस है आपको वोट देने का। इसके बाद कोई वोट नहीं देगा, क्योंकि ये पुतिन, रशियन पुतिन का जो प्रेसिडेंट इलेक्शन होता ना, वैसा ही होते चले जाएंगे। ध्यान में आ रहा है आपको? इसके बाद नो चुनाव, उन्हें अपनी ताकत के ऊपर वो चलाएंगे, चुन के आएंगे, 200 लाएंगे, 300 लाएंगे, 400 लाएंगे, 500 लाएंगे। अगर हमारी सब 543 है तो उसको बढ़ा के फिर 600 भी बना देंगे। तो ये संविधान की रक्षा करना
डेमोक्रेसी की रक्षा करना, इलेक्शन बार बार होना, चुनाव होना, इसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। आप अगर चाहते हो तो डेमोक्रेसी बच सकती है। अगर आप नहीं चाहते हो, गुलाम रहना चाहते हो, तो फिर आपकी मर्जी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बयान है मल्लिकार्जुन खड़गे का। अगर आप गौर फरमाकर सुन रहे होंगे इस बयान को तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरफ इशारा कर रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। देश के सियासी हालात और उसके अलावा जो कुछ हुआ है और नीतीश कुमार का नाम लिए बिना जो बातें यहां कह रहे थे, बहुत ही महत्वपूर्ण बात कर रहे थे यहां मल्लिकार्जुन खड़गे। राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा और बिहार की सियासी हलचल के बीच मल्लिकार्जुन खड़गे ने न केवल कांग्रेस के लोगों को बल्कि पूरे देश की जनता के लिए एक बड़ा संदेश दे दिया है। उधर राहुल गांधी जब बिहार पहुंचे और शाम को अपनी यात्रा को जब खत्म कर रहे थे तो उन्होंने जो बयान दिया है वो भी इंपॉर्टेंट है, जरा उसको भी सुन लेते हैं, क्योंकि यहां से अब एक दूसरी कहानी शुरू होती है। आइए जरा सुनते हैं राहुल गांधी को। तो सामाजिक न्याय का पहला कदम जाति जनगणना, ये पता लगाना कि इस देश में पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं, आदिवासी कितने हैं, दलित कितने हैं, जनरल कास्ट के कितने हैं। ये देश का एक प्रकार से एक्सरे है। एक्सरे होने के बाद जो पिछड़ों की हिस्सेदारी बनती है, जो दलितों की हिस्सेदारी बनती है, वो उनको मिलने का काम कांग्रेस पार्टी करने जा रही है। आजकल प्राइवेटाइजेशन होता है, नुकसान किसको होता है? ओबीसी वर्ग को होता है सबसे ज्यादा, गरीब लोगों को होता है, पिछड़ों को होता है, दलितों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को होता है। मोदी जी, अदानी जी की सरकार चलाते हैं, पूरा फायदा 2-3 बड़े अरबपतियों को मिलता है। हम चाहते हैं कि जो हाथ से काम करता है, जो छोटी दुकान चलाता है, उसके लिए भी बैंक के दरवाजे खुले, देश उसकी भी मदद करने का काम करे। तो राहुल गांधी यहां मुद्दों की बात कर रहे हैं, उन मुद्दों की बात कर रहे हैं जो जनता को छूती हैं। ये मुद्दे बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि यहीं से रोजी रोटी रोजगार की बात होती है और इन मुद्दों का जब जिक्र आता है तो नीतीश कुमार यहां से बाहर यानी आउट नजर आते हैं। राहुल गांधी के आगे, राहुल गांधी को रोकने के चक्कर में आखिर नीतीश कुमार ने क्या गलती कर दी है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। न्यूज पॉइंट में यह भी समझेंगे कि क्या बीजेपी के कारण अब लोकतंत्र के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है और यह भी समझेंगे कि किस तरह नीतीश कुमार ने मार ली है अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी और कैसे राहुल को रोकने के चक्कर में कर बैठे हैं अपना ही नुकसान। नीतीश कुमार को आप कल से लगातार सुर्खियां वो बटोरते रहे, सुनते रहे, लेकिन 2024 ये जो चुनाव है 2 महीने बाद, इस चुनाव के बाद क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रह पाएंगे? क्या नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का अस्तित्व रह पाएगा, बच पाएगा या खत्म हो जाएगा? बहुत सारे सवाल हैं दोस्तों, इन सवालों का जवाब आज इसी कार्यक्रम में ढूंढेंगे, हम खोजेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि जब नीतीश कुमार कल इस्तीफा देने गए और उसके बाद उन्होंने जो अपना बयान दिया था वो बहुत इंपॉर्टेंट बयान था इस हिसाब से कि वो कह रहे थे कि इधर कुछ नहीं चल रहा था इसलिए हम उधर चले गए। भाई, उधर भी कुछ नहीं चल रहा था इसलिए आप इधर आ गए। ये इधर और उधर के चक्कर में कई लोग ये भी लिख रहे हैं, कह रहे हैं, बता रहे हैं कि पलटी मार सिर्फ नीतीश कुमार को आप लोग क्यों कह रहे हैं? पलटी मार तो उधर बीजेपी भी है, पलटी मार तो मोदी जी भी हैं, पलटी मार तो अमित शाह भी हैं, लेकिन यहां पर पलटी मार सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार हैं। बीजेपी या बीजेपी के मुखिया, बीजेपी के कर्ता धर्ता अमित शाह या नरेंद्र मोदी, ये तो किसी भी कारण, किसी भी एन केन प्रकारण
अपनी ओर खींचने के लिए, लोगों को अपनी तरफ लाने के लिए तैयार बैठे हैं। वो चाहते हैं, जैसा शुरुआत में मैं यहां अपने इसी वक्तव्य में रख रहा था कि बिहार में जो कुछ हो रहा है, बिहार में अगर सत्ता उनके हाथ में, बीजेपी के हाथ में नहीं होती तो आज क्या कुछ होता। अगले 2 महीने में चुनाव पर कैसे नियंत्रण रख पाती, वहां के प्रशासन पे, शासन पर कैसे नियंत्रण होता आखिर बीजेपी का। बीजेपी को एन केन प्रकारेण बिहार की सत्ता चाहिए, बीजेपी को एन केन प्रकारेण अब झारखंड की सत्ता भी चाहिए, जहां हेमंत सोरेन के आगे पीछे ईडी लगाकर छोड़ रखा है, लालू प्रसाद यादव के पीछे ईडी लगाकर छोड़ रखा है। आज लालू प्रसाद यादव ईडी के दफ्तर में पहुंचे तो कल तेजस्वी यादव पहुंचेंगे। तो बिहार हो या झारखंड हो, आपको याद होगा जब चुनाव था छत्तीसगढ़ का, और उस समय हम लोग कह रहे थे कि छत्तीसगढ़, ओडिशा और झारखंड, ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट राज्य हैं। बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ इसलिए इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि तीनों मिनरल रिच स्टेट्स हैं और यहां के मिनरल्स को मोदी जी अदानी के हाथ देना